हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 4 सेमेस्टर मेजर पेपर 7 इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जैसा कि आप पिछले क्लास में इंडस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं यूनिट 3 में, तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में आपको सर्विस सेक्टर के बारे में भी पढ़ना है। इंडस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, आज के इस क्लास में सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जितना भी टॉपिक आपका दिया हुआ है, 3-4 टॉपिक है सर्विस सेक्टर में, सब टॉपिक तो जितना भी हम पढ़ेंगे वो आज सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होगा। आज का ये क्लास हम सर्विस सेक्टर कंप्लीट करेंगे। यूनिट 3 आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी एक क्लास चलेगा और शाम को एक क्लास और आएगा जिसमें सर्विस सेक्टर पूरा आज पूरा हम बोले हैं हम जैसा आप सबको कि सर्विस सेक्टर आज कंप्लीट करेंगे, तो आज पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा आपका यूनिट 3। तो आप सबको बस इंतज़ार करना है कि दूसरा क्लास भी आज ही इसका आप सबको मिल जाएगा। तो चलिए क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि सर्विस सेक्टर होता क्या है। तो सबसे पहले आप समझिए कि भारत की अर्थव्यवस्था 3 हिस्सों में बांटी गई है। भारत की अर्थव्यवस्था को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला आपका है एग्रीकल्चर, दूसरा है इंडस्ट्री और तीसरा है आपका सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर यानी पहला है आपका खेती, दूसरा है फैक्ट्री मशीनें से रिलेटेड और तीसरा है सर्विस सेक्टर जो कि सेवा प्रदान करता है। तो आज के इस क्लास में आपको इसके बारे में पढ़ना है। पिछले क्लास में हम जितना भी इकोनॉमिक्स का किए हैं, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम सर्विस सेक्टर पढ़ेंगे। तो ये 3 हिस्सों में बांटा गया है भारत की अर्थव्यवस्था को, ये आपको याद रखना है। तो सर्विस सेक्टर होता क्या है? तो सर्विस सेक्टर वह होता है जहाँ सामान नहीं बनता बल्कि सेवा दी जाती है, जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल, एजुकेशन, टूरिज्म, आईटी सेक्टर या फिर कॉल सेंटर, ऑनलाइन सर्विसेज, ये सब जो होता है ना, इसी को हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। ये क्या करती है? ये सामान बनाती नहीं है बल्कि बनाए हुए सामान को बेचती है, ये सब का काम सेवा देती है आपको, ये इसी को हम बोलेंगे सर्विस सेक्टर। जैसे कि कॉल सेंटर में आप ये इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे कॉल सेंटर इस टाइप का होता है। ये सब क्या करती है? ये सब आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। जो प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में बनाते हैं, तो उसको पहुँचाने का काम, उसका प्रचार करने का काम, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? सर्विस सेक्टर करता है। सर्विस सेक्टर ये देखिए, इसे हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर ऑनलाइन सर्विस यहाँ से लेते हैं, तो ये सब क्या करती है? ये सब हमें सेवा प्रदान करती है। तो उसी को हम बोलेंगे सर्विस सेक्टर, जो कि सामान बनाती नहीं है बल्कि सेवा देती है। तो आज भारत की जो जीडीपी है, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है। 50 से 55% से भी ज़्यादा जीडीपी सर्विस सेक्टर से आता है। तो आज भारत में सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा ही फैल चुका है, इससे जीडीपी की मात्रा बहुत ज़्यादा आती है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से बहुत ही कम आता है। भारत में बोले तो सर्विस सेक्टर से ज़्यादा आता है और उसके बाद एग्रीकल्चर से। सबसे तीसरा नंबर पर जो सबसे लास्ट और सबसे कम जीडीपी जिससे आता है वो है आपका इंडस्ट्री। तो ये था सर्विस सेक्टर क्या होता है, ये आपको याद रखना है सर्विस सेक्टर क्या होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है, एक मिनट, हाँ, उसके बाद आपको पढ़ना है आईटी सेक्टर। आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईटी सेक्टर क्या करता है? तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आईटी सेक्टर क्या करता है। कंप्यूटर से जुड़े काम, सॉफ्टवेयर बनाना, ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना, कॉल सेंटर सर्विस, डाटा एंट्री, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट, ये सब करता है आईटी सेक्टर। अभी आपको समझना है कि अब जरा आप हमें सोच करके बताइए कि आप रोज क्या क्या मोबाइल में करते हैं। तो आप क्या करते हैं? व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, गूगल मैप से रास्ता ढूंढते हैं, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग अमेजोन पर सामान लेते हैं, या फिर यूपीआई करते हैं, या फिर मूवी देखते हैं, वेब सीरीज, ये सब करते हैं ना अपने मोबाइल में। तो इन सब के पीछे जो तकनीक काम करती है उसे ही हम बोलते हैं आईटी सेक्टर, उसे ही चलाता है, उसे ही आईटी सेक्टर चलाता है। इन सब के पीछे जो तकनीक काम करती है उसे ही आईटी सेक्टर चलाता है। तो ये है आपका आईटी सेक्टर का काम। अभी दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर बनाना। तो जैसे मोबाइल में ऐप होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब जो होता है, ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सब बनाते हैं। मतलब क्या है कि आईटी सेक्टर ऐप्स, सॉफ्टवेयर बनाने वाला क्षेत्र है। दूसरा है वेबसाइट। तो कोई भी ऑनलाइन
फॉर्म भरा हो, जैसे कॉलेज का एडमिशन हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, टिकट बुक करना हो, ये सारे काम वेबसाइट से होता है ना। तो वेबसाइट कौन बनाता है? वेबसाइट आईटी सेक्टर के लोग बनाते हैं। आईटी सेक्टर के लोग कौन है? मतलब वेब डेवलपर। वो क्या करते हैं? वेबसाइट बनाते हैं, वेब डेवलपर। और आपका कॉल सेंटर की अगर हम बात करें तो जब हम किसी कंपनी को कॉल करते हैं, जैसे सर मेरा इंटरनेट स्लो है, मैडम मेरा ऑर्डर कब आएगा, तो जो पर्सन आपकी बात सुनता है वो भी आईटी सेक्टर का ही हिस्सा है। इसे बीपीओ या कॉल सेंटर सर्विस कहते हैं। इसको बीपीए या फिर कॉल सेंटर सर्विस कहते हैं। इस तरीके का जब आपको अमेजन पर या फ्लिपकार्ट पर कोई ऑर्डर नहीं हो पाता है या फिर कैंसिल करने में प्रॉब्लम आता है तो आप कॉल करके बात करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कॉल सेंटर सर्विस, जो कि आपकी मदद करता है। और डाटा एंट्री की बात करें तो बैंक, अस्पताल, स्कूल या कंपनी, इन सब का डाटा कंप्यूटर में स्टोर होता है। इस डाटा को टाइपिंग करना, जांच करना, अपडेट करना या फिर व्यवस्थित रखना, ये सारा काम आईटी सेक्टर करता है। तो ये सब काम है जो आईटी सेक्टर करता है, ये आपको याद रखना है। अब अगला टॉपिक है आपका इंडिया में आईटी सेक्टर की ग्रोथ कैसे हुई, यानी इंडिया में आईटी सेक्टर विकास कैसे किया, तो ये आपको अब पढ़ना है। तो चलिए इसको अभी हम समझते हैं कि 1990 के बाद भारत बदला। 1990 के बाद भारत बदला, तो अब इमेजिन कीजिए कि भारत में कंप्यूटर बहुत कम थे, इंटरनेट बहुत महंगा था उस टाइम में, ये आपको इमेजिन करना है सिर्फ। लेकिन 1991 की आर्थिक सुधार, जब उस टाइम में 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था, जैसे कि हम पिछले क्लास में इंडस्ट्री में पढ़ाए थे आपको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हम आपको बताए थे। जो भी स्टूडेंट्स क्लास किए होंगे उनको पता होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था ये सब आपको पता होगा, पिछले क्लास में हम इंडस्ट्री में पढ़ाए थे, यूनिट 3 में ही हम पढ़ाए हैं। तो एलपीजी के बाद भारत ने दुनिया के लिए अपना आईटी सेक्टर खोल दिया। जैसा कि हम पढ़ाए थे कि भारत में पहले क्या था कि इंडस्ट्री लगाने का परमिशन नहीं था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में क्या किया कि इंडस्ट्री को ओपन किया गया था कि जितने भी भारत के बाहर के लोग हैं जो इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं भारत में, चाहे जो भी ग्लोबल लेवल पर जो इंडिया कनेक्ट होना चाहता था बाकी लोगों से, बाकी देश से, तो वो अब करने का परमिशन उनको दे दिया गया था ग्लोबलाइजेशन में। तो क्या हुआ कि आईटी सेक्टर खुला, 1991 के बाद आईटी सेक्टर ओपन अप हुआ। तो इसके बाद 3 बदलाव हुए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि कंप्यूटर और इंटरनेट का तेज़ी से फैलाव हुआ, और दूसरा हुआ सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां खुली, ये सब कंपनियां का सेटअप हुआ। और तीसरा हुआ कि दुनिया भर की कंपनियां ने भारत को आईटी काम देने शुरू किए। जैसे ही भारत ये नियम चेंज किया कि बाकी देश के लोग भी हमारे साथ कर सकते हैं काम, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इंडस्ट्री खोल सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, तो ये सब परमिशन जब दिया, जब भारत ग्लोबलाइजेशन हुआ, तब क्या हुआ कि भारत को बाहर के देशों की कंपनियां काम देने लग गई थी। यहाँ पे भारत में आईटी सेक्टर में काम, इसी वजह से भारत में आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा ही ग्रो हो गया। तो यही सब कारण है जिसकी वजह से भारत में आईटी सेक्टर का ग्रोथ हुआ। अब अगला है आपका टॉपिक, क्यों दुनिया भर को आईटी के काम देती है, क्यों दुनिया भारत को आईटी के काम देती है, आखिर कारण क्या है कि बाहर के देश की कंपनियां जो है जो भारत को काम देती है आईटी सेक्टर में। तो आपका पहला कारण है भारत में सस्ती और योग्य लेबर है। भारत में क्या होता है कि मान लो आप यहाँ पे कि एक अमेरिकी कंपनी अगर अपने देश में काम करवाएगी, तो अगर अपने देश में ही वो अपना काम करवाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, एक इंजीनियर का वेतन $6000 होगा, मतलब 5 लाख रुपए पर महीने। अगर वो एक इंजीनियर को देगा पैसा 5 लाख, तब जाके वो काम करेगा। लेकिन भारत में क्या होता है कि भारत में वही 50,000 से लेकर के 1 लाख में उसको इंजीनियर काम करके दे देता है, सस्ते में काम हो जाता है, इसीलिए वो भारत को काम देता है। लेकिन अगर वो अपने ही देश में करवाए, अपने ही लोगों से करवाए, तो वहाँ उसको $6000 यानी 5 लाख के करीब उसको पैसा देने पड़ेगा सिर्फ एक इंजीनियर को। लेकिन यहाँ पे 50,000 से लेकर के 1 लाख में काम हो जा रहा है, इसीलिए भारत को काम देती है, क्योंकि यहाँ पे सस्ते में काम हो जाता है।
इसीलिए कंपनियां ने कहा कि काम भी अच्छा, दाम भी अच्छा, मतलब भारत बेस्ट, सस्ते दाम में भी और काम भी अच्छा हो जाता है, इसीलिए भारत को काम देती है आईटी सेक्टर। अब दूसरा कारण है आपका इंग्लिश बोलने वाले यूथ। भारत में क्या है कि भारत की तीसरी सबसे बड़ा इंग्लिश स्पीकिंग देश है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंग्लिश स्पीकिंग देश है। भारत इंग्लिश स्पीकिंग के मामले में तीसरे नंबर पे आता है। कॉल सेंटर में इंग्लिश ज़रूरी होती है, जिस वजह से भारत को आईटी का काम मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश स्पीकर है बहुत ज़्यादा, इसीलिए। और तीसरा कारण है टाइम जोन एडवांटेज। जब अमेरिका में रात होता है तो उस टाइम में इंडिया में दिन होता है। वहाँ अगर रात है तो इंडिया में उस टाइम में दिन होता है, जिस वजह से कि 24 घंटा काम उनका चल पाता है। इसी वजह से वो क्या करते हैं कि इंडिया को काम देते हैं। जब मान लीजिए कि अभी अमेरिका में रात है तो इंडिया में क्या है, अभी दिन है, तो अभी अमेरिका वाले सब सो रहे होंगे, लेकिन इंडिया में सभी लोग जग रहे होंगे। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया को काम दिए हुए हैं तो इंडिया उस वक्त काम कर रहा होगा, और जब अमेरिका वाले सो रहे होंगे तब इंडिया वाले काम कर रहे होंगे, जब इंडिया वाले सो रहे होंगे तब जाकर अमेरिका वाले काम कर रहे। तो इससे क्या होता है कि 24 घंटा काम चलते ही रहता है। तो टाइम जोन का भी एडवांटेज है, इसीलिए आईटी सेक्टर वाले इंडिया को काम देते हैं। तो ये तीसरा कारण था। अब चौथा है आपका बड़ी आईटी कंपनियां का सपोर्ट। जैसे कि कौन कौन सी आईटी कंपनियां हैं वो भी आप देख लीजिए, जैसे कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा, IBM, एक्सेंटर इंडिया, ये सब जो कंपनियां हैं, ये सब कंपनी बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करती है। इन सब कंपनियों के वजह से लाखों लोगों को भारत में नौकरी मिला। ये सब काम देती है, तो उस काम में लेबर जितने भी लोग लगते हैं उन सबको नौकरी मिली, उन सबको जॉब मिला इन सब कंपनियों की वजह से। तो ये था आपका टॉपिक। अब अगला टॉपिक है प्रेजेंट स्टेट ऑफ आईटी सेक्टर इन इंडिया। आज भारत का आईटी सेक्टर दुनिया में टॉप 3 में आता है। आज जो भारत का आईटी सेक्टर है वो टॉप 3 पे पहुंच चुका है। तो इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो कि आपको जानना है, तो चलिए हम जान लेते हैं। तो भारत का आईटी सेक्टर आज दुनिया में इतना बड़ा इसीलिए है क्योंकि पूरा विश्व भारत से सॉफ्टवेयर और डिजिटल सेवाएं खरीदता है। यानी भारत सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी कंप्यूटर संबंधी काम करता है। तो इसका जो पहला मुख्य विशेषता है वो है आपका इंडिया दुनिया भर को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट का मतलब है कि एक्सपोर्ट का मतलब है दूसरे देशों को सामान या सेवा बेचना। पहले हम कपड़ा, चावल, दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते थे, अब हम सॉफ्टवेयर और डिजिटल सर्विस बेचते हैं। जैसे कि अमेरिका की बैंक की वेबसाइट भारत में ही बनाई जाती है। अगर हम बात करें विदेश की कंपनियां का मोबाइल ऐप, वो भी भारत में ही बनता है। विदेश का कस्टमर सपोर्ट इंडिया में संभाला जाता है। विदेश का जो कस्टमर सपोर्ट है वो इंडिया में ही संभाला जाता है। इससे भारत का हर साल अरबों डॉलर कमाता है। इससे क्या होता है, भारत अरबों डॉलर कमाता है हर साल। दूसरा है आपका आईटी सेक्टर में 50 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। तो आज भारत में प्रोग्रामर हो गए, ऐप डेवलपर या फिर वेबसाइट डिजाइनर, डाटा एनालिटिक्स, कॉल सेंटर एम्प्लॉय, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मिलाकर 50 लाख प्लस लोग आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये जो है ये भारत का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र बन गया है। सर्विस सेक्टर या फिर आईटी सेक्टर जो है सो भारत का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र बन चुका है। अब तीसरा है आपका दुनिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भारत में आउटसोर्स होते हैं। आउटसोर्स का मतलब है काम किसी दूसरे देश को देकर बनवाना। क्यों दूसरे देश को काम देकर बनवाते हैं? क्योंकि भारत के इंजीनियर सस्ते और स्मार्ट और प्लस में तेज होते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका की कंपनियों के कॉल सेंटर भारत में है। यूके की बैंकिंग सेवाएं रात में भारत से चलाई जाती है। अब चौथा टॉपिक है आपका बेंगलोर, इंडिया का सिलिकॉन वैली। अमेरिका की तरह भारत का आईटी केंद्र भी बेंगलुरु है।
यहाँ इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एक्सेंटर, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट सबके बड़े दफ्तर हैं। इसीलिए कहा जाता है इंडिया का सिलिकॉन वैली। अब अगला है आपका डिजिटल इंडिया मिशन ने आईटी सेक्टर को सुपर पावर बना दिया। ये है आपका डिजिटल इंडिया मिशन। तो डिजिटल इंडिया के बाद हर काम ऑनलाइन होने लग गया था, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना, आधार बनाना, डिजी लॉकर या फिर ई हॉस्पिटल या फिर ऑनलाइन बैंकिंग। लाखों नए आईटी जॉब्स बन गए थे इसकी वजह से, डिजिटल इंडिया मिशन की वजह से। अब छठा है आपका यूपीआई, डिजिटल भुगतान। ये सब तो यूपीआई आज दुनिया सीख रही है कि कितना तेज और आसान पेमेंट सिस्टम कैसे बना। भारत का सबसे बड़ा डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट 125 करोड़ लोगों का डेटा एक क्लिक में वेरीफाई हो जाता है। आधार कार्ड की बात कर रहे हैं हम। अब हम बात करें अगर ओएनडीसी की, तो ऑनलाइन शॉपिंग का नया सिस्टम हो चुका है। यह अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का इंडियन जवाब है। पूरे डिजिटल मार्केट को जोड़ने वाला प्लेटफॉर्म है ये सब दिखाता है कि इंडिया सिर्फ आईटी का ग्राहक नहीं बल्कि नेता बन चुका है। ये हो गया आपका यहाँ तक। अब अगला टॉपिक है आपका आईटी सेक्टर के फायदे भारत को। आईटी सेक्टर के फायदे भारत को आखिर क्या क्या, क्या क्या हुआ है आईटी सेक्टर में भारत को क्या क्या फायदा हुआ। तो ये कुछ टॉपिक दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है। लाखों युवाओं को नौकरी। पहला पॉइंट है लाखों युवाओं को नौकरी। पहले लोग सोचते थे कि नौकरी सिर्फ सरकारी दफ्तर, बैंक, फैक्ट्री, स्कूल में ही मिलता है, लेकिन आईटी सेक्टर ने यह सोच बदल दी। अब लाखों युवा ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि ऐसा काम कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर बनाना, एप्स तैयार करना, डाटा एंट्री का काम, वेबसाइट डिजाइन करना या फिर कोडिंग करना, कस्टमर सपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे काम लोग कर रहे हैं। तो यह नौकरियां तेजी से बढ़ रही है और अच्छी सैलरी भी देती है ये नौकरी। तो आईटी सेक्टर ने भारत को जॉब जनरेटर बना दिया। आईटी सेक्टर में क्या होता है कि जॉब जनरेटर बना दिया भारत को। इसमें लाखों लोग काम करते हैं, जैसे कि आप देख ही चुके, कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर बनाना, कोडिंग करना, डाटा एंट्री का काम, वेबसाइट डिजाइन करना, ये सब। तो इन सब के वजह से लाखों लोगों को नौकरियां मिली। तो पहला पॉइंट है लाखों युवाओं को नौकरी, और दूसरा पॉइंट है विदेश से अरबों डॉलर की कमाई। तो आईटी सेक्टर का यही फायदा होता है भारत को कि विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां अपना काम भारत को देती है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका की बैंक का ऐप भारत में बनता है, यूके की कंपनी का कॉल सेंटर भारत में चलता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट भारत में तैयार होते हैं। भारत इन सेवाओं के बदले अरबों डॉलर कमाता है। यही पैसा भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। डॉलर आने से रुपए की स्थिति बेहतर हो जाती है। तो ये आपका दूसरा टॉपिक था। और तीसरा है डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप कल्चर का विस्तार। तो डिजिटल इंडिया आईटी सेक्टर के वजह से भारत में ऑनलाइन पेमेंट, आधार कार्ड या फिर डिजी लॉकर, ई हॉस्पिटल, ऑनलाइन एजुकेशन जैसी योजना सफल हो पाई है। तो इसके अलावा युवा अब छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, ओला, पेटीएम, मीशो। ये सब आईटी के वजह से ही संभव हो पाया है। तो इससे नए बिजनेस, नई नौकरियां और नई तकनीकें पैदा हुई है आईटी सेक्टर की वजह से। चौथा है गांव-गांव में इंटरनेट और तकनीक पहुंच। तो पहले इंटरनेट सिर्फ शहरों तक ही सीमित था, लेकिन अब गांव के बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, किसान मोबाइल पर मंडी भाव देख रहे हैं, महिलाएं घर में ऑनलाइन बिजनेस कर पा रही है, दुकानदार यूपीआई से पेमेंट ले पा रहा है, पंचायत तक ऑनलाइन काम कर रही है। आईटी सेक्टर ने टेक्नोलॉजी को घर घर पहुंचा दिया है। तो ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट है वुमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, यानी आईटी सेक्टर ने महिलाओं के लिए नए मौके खोले, क्योंकि इसमें वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल टाइम, ऑनलाइन जॉब्स जैसे विकल्प मिलते हैं।
वर्क फ्रॉम होम, ये सब आप सुने ही होंगे। अब महिलाएं डाटा एंट्री, डिजिटल मार्केटिंग या फिर कस्टमर सपोर्ट या फिर फ्रीलांस डिजाइनिंग, कोडिंग घर बैठे ही कर सकती है। इससे महिलाओं की भागीदारी और आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ जाती है। तो ये कुछ पॉइंट था जिससे भारत को आईटी सेक्टर में फ़ायदा हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला टॉपिक है आपका आईटी सेक्टर की चैलेंजेस। आखिर समस्या क्या है? इतना फ़ायदा है, इतना काम मिल रहा है, इतना डॉलर मिल रहा है, सबको नौकरियां मिल रही है, इसमें समस्या भी कुछ कुछ आती है। तो समस्या को भी आपको जानना है। तो आपका पहला समस्या है ऑटोमेशन आने से कुछ नौकरियां पर खतरा। तो ऑटोमेशन क्या है? सबसे पहले आपको जानना है ऑटोमेशन क्या है। तो जब मशीन या कंप्यूटर इंसान का काम खुद करने लगे, जैसे कि कॉल सेंटर में पहले इंसान फ़ोन उठाता था, लेकिन अब वॉइस बॉट जवाब देने लगा। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले तो डाटा एंट्री पहले इंसान करता था, लेकिन अब सॉफ्टवेयर खुद भर देता है। तो इससे क्या हो रहा है कि इसका मतलब है कि कुछ साधारण काम वाली नौकरियां खत्म हो सकती है। क्यों खतरा है इससे? तो इससे खतरा है क्योंकि मशीन तेज है, मशीन सस्ते में काम कर देती है और गलती भी नहीं करती है, जिस वजह से लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाती है। आईटी सेक्टर की वजह से ये सब समस्या भी है। तो दूसरा है आपका बहुत प्रतिस्पर्धा, यानी कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आईटी सेक्टर में लाखों लोग पढ़ रहे हैं और नौकरियां ढूंढ रहे हैं। हर कंपनी चाहती है सबसे अच्छा और सबसे स्किल वाला कैंडिडेट चाहिए, इसीलिए नौकरी के लिए बड़ी भीड़ लग चुकी है और ऑनलाइन ओनली टैलेंटेड और अपडेटेड लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। तो ये सेक्टर टॉप स्किल मांगता है, इसीलिए कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा है। और तीसरी बात करें हम स्किल गैप की, तो इसका मतलब है कि स्किल गैप का मतलब है कंपनियां जिस तरीके की स्किल चाहती है वैसी स्किल युवाओं के पास नहीं होती। उदाहरण के लिए कंपनी बोलती है कि पाइथन सीखो, एआई सीखो, मशीन लर्निंग सीखो, डाटा एनालिसिस सीखो, लेकिन कई छात्र ने सिर्फ बेसिक कंप्यूटर, एमएस ऑफिस या फिर सी लैंग्वेज इतना ही सीखा होता है, इतना ही नॉलेज उसके पास होता है, इसीलिए नौकरियों के लिए स्किल कम पड़ जाती है। अब अगला टॉपिक है आपका साइबर क्राइम। तो आईटी बढ़ा तो इंटरनेट भी बढ़ा, इंटरनेट बढ़ा यानी क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। उदाहरण के लिए बैंक की वेबसाइट हैक करना, किसी का डेटा चुराना या फिर यूपीआई का फ्रॉड करना, सोशल मीडिया अकाउंट हैक करना, साइबर सिक्योरिटी की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है ये आईटी सेक्टर। अब अगला टॉपिक है आपका विदेशी कंपनियों पर निर्भरता। तो भारत का आईटी सेक्टर विदेश के ग्राहकों पर बहुत निर्भर है। 60 से 70% काम अमेरिका, यूके, यूरोप की कंपनियां से आता है। अगर वहां रिसेशन हो जाए, वहां कंपनियां खर्च कम कर दे, तो भारत में हजारों नौकरियां प्रभावित हो सकती है। अगर यूके वाले या फिर यूरोप वाले, अमेरिका वाले अपना काम अपने ही देश में करने लगे सत्ता में, तो भारत में से लाखों नौकरियां खत्म हो सकती है। इसीलिए यह डिपेंडेंसी एक बड़ी समस्या है। भारत दूसरे देशों पर निर्भर है आईटी सेक्टर की वजह से, तो ये भी एक खतरा ही है कि अगर यूके वाले अपने ही देश में काम करने लग जाएंगे तो भारत से नौकरी खत्म होने लग जाएगी। लेकिन इंडिया की इन चुनौतियों से निपटने का कोशिश कर रहा है स्किल ट्रेनिंग, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया और एआई बेस्ड ट्रेनिंग के जरिए। इन सब के जरिए इंडिया क्या कर रहा है, इन सब समस्याओं से निपटने की तैयारी कर रहा है। तो स्किल इंडिया जैसे कि सरकार PMKVY डिजिटल स्किल इंडिया प्रोग्राम से युवाओं को कोडिंग सिखाता है, एआई सिखाता है, डेटा साइंस सिखा रही है, स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है। जैसे भारत में हजारों आईटी स्टार्टअप बन रहे हैं, एआई, रोबोटिक्स, फिनटेक, ये सब गेमिंग में स्टार्टअप बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया की बात करें तो भारत अपनी खुद की कंपनियां और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाने पर जोर दे रही है। एआई बेस्ड की बात करें तो अब ट्रेनिंग भी एआई से हो रही है, यानी बच्चे घर बैठे कोडिंग, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं। तो ये आपका था 7 नंबर टॉपिक। अब अगला क्या है? तो अब अगला और लास्ट है आपका
लास्ट नहीं है, अभी आपको और भी पढ़ना है। तो अब सर्विस सेक्टर में जो ये पॉइंट था आपका, ये है सर्विस सेक्टर का डेफिनेशन। सर्विस सेक्टर भारत की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है और आईटी सेक्टर सर्विस सेक्टर का सबसे तेज बढ़ने वाला क्षेत्र है। आईटी सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर का सबसे तेज बढ़ने वाला क्षेत्र है, जो आज भारत को दुनिया के डिजिटल पावर बना रहा है। आई होप इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्विस सेक्टर से सबसे बड़ा हिस्सा आता है जीडीपी में। जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है। अब अगला टॉपिक है आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर क्या है। तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब है अतिथि का स्वागत करना और सेवा देना। भारत का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर उन सेवाओं को शामिल करता है जो यात्री, पर्यटक और ग्राहक की सुविधा के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें शामिल है आपका पहले होटल। होटल क्या करती है? होटल आप जाते हैं वहाँ पे होटल में, तो वो आपको गेस्ट की तरह क्या करती है? वेलकम करती है। उसके बाद आपको खाना देती है, सेवा करती है। जो जो चीज़ आपको चाहिए, जो जो आपकी सेवा में उनसे बन पाता है, वो आपके लिए करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जहाँ पे आपको सेवा दिया जाता है, जहाँ पे आपको क्या गेस्ट की तरह सामान दिया जाता है और सेवा भी देते हैं, लोग आपका वेलकम करते हैं। इसी को हम बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। रेस्टोरेंट में भी, ट्रैवल में भी, रिसोर्ट में भी, यहाँ सब भी आप देखेंगे तो आपको सेवा दिया जाता है। इसको हम बोलेंगे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। अगर हम आसान भाषा में बोले तो जिस काम से व्यक्ति को आराम, सुविधा, रहने, खाने और यात्री की सुविधा मिले, उसी को हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बोलते हैं। ये था आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। अब अगला है, यह सेक्टर भारत में क्यों महत्वपूर्ण है। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भारत में क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहला पॉइंट है रोजगार का बड़ा स्रोत है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से रोजगार मिलता है, जैसे कि हजारों होटल, लाखों रेस्टोरेंट, टूर गाइड्स, ड्राइवर, कुक, मैनेजर, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत पड़ेगा तो इन सबको नौकरी पे लाना पड़ेगा, तो रोजगार तो सबको मिलेगा ही, तो सबको नौकरी मिलता है। दूसरा है टूरिज्म बढ़ाता है। एक मिनट। दूसरा पॉइंट है टूरिज्म बढ़ाता है। भारत में ताजमहल, कश्मीर, राजस्थान जैसे स्थान पर्यटन बढ़ाते हैं। लोग दूर दूर से देखने आते हैं, तो भारत को क्या मिलता है? फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, मुद्रा मिलती है, जिस वजह से भारत का अर्थव्यवस्था सुधरता है। लोग आते हैं तो क्या होगा कि रोजगार भी बढ़ेगा। विदेशी पैसा, तीसरा पॉइंट है, विदेशी पैसा आता है भारत में। बाहर से लोग होटल में रहने आएंगे, रेस्टोरेंट में रहने आएंगे, तो पैसा खर्च करते हैं तो भारत की इनकम बढ़ती है, भारत का इकोनॉमी सिस्टम ठीक होता है। चौथा है आपका राज्यों का विकास। गोवा, केरला, हिमाचल, राजस्थान जैसे राज्य की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। ये कुछ राज्य हैं जो कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे ही डिपेंड है। यहाँ पे जो है सो होटल ज़्यादा मात्रा में होगा, या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत ज़्यादा है, लोग सेवा प्रदान करने का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, जिस वजह से ये राज्य विकास हुआ, इन सब राज्यों का विकास हुआ। तो अब कुछ चुनौतियाँ भी है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का, कुछ चुनौतियाँ जैसे कि स्किल स्टाफ की कमी है, साफ सफाई की समस्या है, हाई जीएसटी लगता है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, और ऑफ सीजन मंथ में कम रोजगार मिलता है। जैसे जिस सीजन में जैसा काम रहा, शादी के सीजन में बहुत ज़्यादा ही लोग बुक करते हैं, बुकिंग करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का ज़रूरत पड़ता है, तो उस टाइम में रोजगार ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही शादी का सीजन ऑफ हुआ, ठीक, तो क्या होता है कि रोजगार भी कम हो जाता है, काम वाम नहीं मिल पाता है। तो ये सब कुछ समस्या है जो कि आपको जानना था हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का। तो अगला है आपका फिनेंशियल सेक्टर। तो फिनेंशियल सेक्टर का मतलब होता है कि वो क्षेत्र जहाँ पैसा से जुड़ी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि बैंक क्या करता है? आपको पैसा से जुड़ा हुआ सेवा ही आपको देता है। यूपीआई पेमेंट, फ़ोन पे, ये सब क्या है कि ये सब आपको पैसे से जुड़े ही सेवा प्रदान करता है, आसानी से आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करता है। तो पेमेंट पैसों से ही रिलेटेड हुआ, तो पैसों से रिलेटेड काम जो करता है वो करता है आपका फिनेंशियल सेक्टर। आसान भाषा में बोले तो जहाँ पैसे जमा किया जाए, लोन लिया जाए या निवेश किया जाए, वो उसी को हम बोलते हैं फिनेंशियल सेक्टर। तो ये आपको याद रखना है फिनेंशियल सेक्टर क्या होता है। ये कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जो आपको यहाँ पर लिख सकते हैं आप।
जिस भी इंग्लिश का मतलब, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ इंग्लिश में अगर दिया हुआ है, आपको नहीं समझ आ रहा तो आप गूगल से इसका हिंदी में देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। बार बार कमेंट आता है आप सबका पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ का उतना कोई आप लोग को झंझट भी नहीं है। अगर नोट्स भी बनाना है तो ये सब जो स्क्रीन पे हम जो भी आपको दिखा रहे हैं वो पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, थोड़ा हम समझाते हुए, तो पॉइंट वाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद भी पीडीएफ बनाकर रख सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका भारत के फिनेंशियल सेक्टर की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला है मजबूत बैंकिंग सिस्टम। भारत में हजारों ऐसे बैंक शाखाएं जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि, ये सब जो है बैंकिंग सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा ही मजबूत है। लोगों को पैसा सुरक्षित रखती है, लोन प्रदान करती है या फिर डिजिटल पेमेंट में आपकी सहायता करती है। तो भारत का जो ये सब सिस्टम है मजबूत है, बैंकिंग सिस्टम एक मजबूत है। पहला पॉइंट ये था आपका। दूसरा है आपका भारत के फिनेंशियल सेक्टर की मुख्य व्यवस्था का दूसरा पॉइंट है कि डिजिटल पेमेंट। दुनिया का सबसे तेज, आसान और मुफ्त डिजिटल पेमेंट सिस्टम भारत का यूपीआई है। दुकानदार, सब्जी वाला या फिर गांव की पेंशन, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब यूपीआई से हो रहा है। तो भारत का जो डिजिटल पेमेंट वाला सिस्टम है ये भी बहुत ही आसान, तेज और मुफ्त है। तो भारत का फिनेंशियल सेक्टर इसीलिए मजबूत है। फाइनेंशियल सेक्टर का ये सब विशेषता है। और तीसरा है आपका इंश्योरेंस सेक्टर। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ये सब आपको दिया जाता है। इसके जरिए स्वयं को सुरक्षित कर पा रहे हैं लोग। तो ये है आपका तीसरा मुख्य विशेषता, इंश्योरेंस सेक्टर। चौथा है आपका शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट। भारतीय लोग शेयर, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं, जिससे कंपनियों को पैसा मिलता है और देश का विकास होता है। तो ये आपका चौथा विशेषता है शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट। आप कई बार यूट्यूब पे सुने भी होंगे शेयर मार्केट का, जैसे कि प्रचार में, ऐड में बताता है शेयर मार्केट के बारे में। अब पांचवा है आपका आरबीआई की भूमिका। ये पांचवा विशेषता है आपका। आरबीआई बैंक को कंट्रोल करता है, नोट जारी करता है और इन्फ्लेशन संभालता है, ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए नियम बनाता है। तो ये सब आरबीआई करता है। तो आरबीआई का भूमिका ज़्यादा है, इसीलिए फिनेंशियल सेक्टर सुरक्षित है। अब आपका अगला पॉइंट है फिनेंशियल सेक्टर में चुनौती क्या है। तो कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड होता है या फिर साइबर क्राइम का भी ऑनलाइन होता है। तो कई ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा की कमी है। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे तो बैंक बहुत दूर पर है या फिर है भी नहीं, ऐसा सिस्टम है। फिनेंशियल लिटरेसी यानी लोगों में वित्तीय ज्ञान कम है। एनपीए, बैंकों को लोन वापसी न मिलना, ये सब समस्या है कि बैंक को लोन लोग वापस नहीं करते, ले लेते हैं लेकिन वापस चुका नहीं पाते हैं। तो ये सब कुछ फिनेंशियल सेक्टर का चुनौती है जो कि आपको जानना था। अब अगला है आपका हॉस्पिटलिटी और फिनेंशियल सेक्टर दोनों क्यों जरूरी है। क्योंकि दोनों सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। हॉस्पिटलिटी से आप देख रहे हैं कि कितना सारे लोगों को रोजगार मिलता है और फिनेंशियल सेक्टर से भी लोगों को मिलता है। तो हॉस्पिटलिटी, इससे क्या होता है कि रोजगार, पर्यटन, विदेशी पैसा, ये सब मिलता है। फिनेंशियल सेक्टर में क्या होता है कि लोन, डिजिटल पेमेंट, निवेश, आर्थिक स्थिति, ये सब होता है। और आपका है कि सर्विस सेक्टर भारत की जीडीपी का 55% से अधिक योगदान देता है। तो 55% से भी ज़्यादा योगदान सर्विस सेक्टर देता है, इसीलिए सर्विस सेक्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भारत में। तो इतना हम आपको पढ़ा चुके हैं। अभी जो 2 टॉपिक और आपका यूनिट 3 में बच गया है, जो कि आपको पढ़ना है, आज ही हम पढ़ाएंगे, आज ही कंप्लीट करें, जो कि हम थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे। तो चलिए इस क्लास में अभी तक इतना ही। तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। क्लास कैसा लगा आपसे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और थोड़ा सा भी अगर ये इस वीडियो से आपका हेल्प पा रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आप सभी का क्लास में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।